नमस्कार। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति पांडे आप लोगों को पढ़ाऊंगी शिक्षा दर्शन। चलिए शुरू करते हैं कि शिक्षा दर्शन है क्या। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है। जैसा कि ये दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु के ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में फिलोसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में फिलोसफी कहते हैं। यह यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फिलोस, दूसरा शब्द है सोफिया। फिलोस शब्द का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि ज्ञान से प्रेम, विद्या अनुरागी ज्ञान। इसी के अनुसार हम एक बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जो अपने शब्दों में दर्शन को बताते हैं, लेकिन हमें स्पष्ट शब्दों में अपने स्वयं को समझने के लिए हम किस प्रकार से इसको समझते हैं कि जो हमें भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। चलिए देखते हैं। दृश्येन अनेन इति दृश्यतम। दर्शन वह है जिसको देखा जाए। देखने का तात्पर्य यह है कि हम वास्तविक रूप से देखें और उसको समझें। इस प्रकार फिलोसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्या अनुरागी या ज्ञान से प्रेम। ज्ञान से प्रेम। दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया में ज्ञान कर्म भाव निहित होते हैं। ज्ञान कर्म भाव निहित होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं हम सबसे पहले हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो एक पूर्व योजना बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इस जगह पे जाएंगे। अभी हम ऐसे ले लें तो जैसे कि हमको जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाना है, तो हम वहां जाते हैं। उसके पहले हम ये हमारे दिमाग में आ जाता है कि वहां पे आतंकवादी रहते हैं या फिर वहां पे जो बहुत सारी झील है। तो सबसे पहले जब हम वहां जाते हैं तो जो हमारे अंदर की जिज्ञासाएं हैं, जो हमारे अंदर सवाल उत्पन्न होते हैं, हम उसके बारे में एक तार्किक खोज करते हैं। उसको समझते हैं कि ये क्या सच में ये सही है, अगर है तो कितना सत्य है और कितना असत्य है। उसके बाद मानव के मन से उत्पन्न अशांति जिज्ञासा के कारण ही मानव का मन संवेदनशील, परिवर्तनशील बनता है। मतलब ये है, जब हम नई नई चीजों को सोचते हैं, उसके बाद उसके बारे में जब हम प्रश्नों को हल करते हैं, तो जो संवेदनशील हमारे अंदर बना होता है, उसके बारे में जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। शिक्षा शिक्षा ज्ञान के बिना अधूरी है, ज्ञान शिक्षा के बिना अधूरा है। ये हम बार बार कह रहे हैं। जैसे कि ये मानिए कि हम ये कहते हैं कि ज्ञानहीना पशुभिः समाना। मानव ज्ञान के बिना पशु के समान होता है। मानव के मन से उत्पन्न अशांति जिज्ञासा के कारण ही मानव का मन संवेदनशील, गतिशील और परिवर्तनशील बनता है। मतलब ये है कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, वो संवेदनशील, गतिशील, मतलब ये है कि नई नई तार्किक चीजों को सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर बढ़ती है। उसके बाद है मानव मन की जिज्ञासा ही दर्शन को जन्म देती है। दर्शन ये है कि हमारे अंदर जिज्ञासा, कौतूहल उत्पन्न करता है, और तब हम उसके बाद हम दर्शन के बारे में हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि ये जो हमारे अंदर शिक्षा है वो दर्शन के रूप में किस तरह का होगा। दर्शन की परिभाषा है, ब्राइटमैन ने कहा है कि दर्शन को एक ऐसे प्रयास
ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा मानव अनुभूति के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है। हमारे अंदर जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे हम ये सोचते हैं कि हम जाएंगे कामाख्या माता के मंदिर, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो, लेकिन उसके पहले हम एक पूर्व धारणा बना लेते हैं कि जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वहां का मंदिर कैसा होगा, और फिर हम ये सोचते हैं कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो ये सोचते हैं हाँ ये हमने सोचा था। वो इस तरीके जो भी हम उस समय वहां पहुंच करके अनुभव करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं, वो हमें दर्शन से संबंधित ही मिलता है। जब हम दर्शन को देखते हैं और वहां पे पहुंचते हैं तो वास्तविकता प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है, वो दर्शन से संबंधित ही होता है। उसके बाद फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, इसका मतलब ये है कि जो हम वास्तविक रूप से देखते हैं, समझते हैं, प्रयोग करते हैं, वह दर्शन है। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। जो भी पदार्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चाहे ये हम हो या आप हो या सांसारिक रूप में कुछ भी इस ब्रह्मांड की वस्तुएं, वो सब दर्शन के बिना देखना ही संभव है। बिना दर्शन के कुछ भी संभव नहीं है। राधा कृष्णन के अनुसार वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज ही, जैसे कि हम वास्तविक रूप से देखते हैं। अभी हम ये सोचेंगे किसी भी चाहे हम अभी हम किसी नए क्लास में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उस क्लास में जाएंगे, उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, तो हम पूर्व ये हमारे अंदर एक भय होता है, एक संशय होता है। तो जब हम उस क्लास में जब हम प्रवेश ले लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जो जिज्ञासाएं होती हैं, जब हमें पहले हम प्रवेश लेते हैं, उसके बाद फिर हमको पाठ्यक्रम मिलता है, नए शिक्षक मिलते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर की जिज्ञासाएं होती हैं वो खत्म होती है। जो खत्म होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दर्शन कहलाता है। उसके बाद फिर है, गांधी जी ने कहा है कि ये दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए हमें प्रमाण एकत्रित, अब जैसा कि ये कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, ठीक है। कानून, अब आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो वो जो पुतला बना होता है उसमें पट्टी लगी होती है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। बहुत सारे हम अपने ऐसे प्रयोग करते हैं कि हमें साक्ष्य लेकर आइए, तो जब कोर्ट भी, अदालत भी हमें हमसे साक्ष्य मांगता है, उसी प्रकार से जब हम किसी भी चीज का साक्ष्य एकत्रित कर लेते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो शांत होती है। उसके बाद फिर है दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु। जैसा कि आपको बताया कि दर्शन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यह सीमित नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुएं आ जाती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब इसमें छोटे से जीव से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति, समाज, मानव, मतलब ये ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, मतलब जल मंडल, वायुमंडल, मतलब सब कुछ आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता है, और उसके वास्तविक खोज में सम्मिलित होता है। मतलब ये है कि अभी हम ये सोचेंगे कि जल जल तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि जल जल कैसा होता है, एक लिक्विड पदार्थ है। तो जब वो हमारे सामने आ जाता है तो हमारे ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। एक ये उदाहरण है, मतलब किसी भी चीज को सोचना और फिर उसकी समस्याओं का हल प्राप्त करना। इसके बाद इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है।
मतलब ये है कि प्रकृति है क्या, और ईश्वर से पहले हम प्रकृति से हम संबंध स्थापित करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर हम आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। फिर प्राचीन दर्शन में साहित्य, कला, धर्म, विज्ञान आदि सभी विषय आते हैं। तब इसमें कोई एक क्षेत्र नहीं आता है। शिक्षा दर्शन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में कार्य कार्य होता है शिक्षा दर्शन का। शिक्षा दर्शन में ज्ञान तथा प्रज्ञा मानव जीवन के प्रमुख अंग या तत्व हैं। मानव जीवन में इन तत्वों के ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है। मानव को कौतूहल या जिज्ञासा संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो जिज्ञासा संबंधित जो भी कार्य, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर की जिज्ञासाएं हैं, नई चीजों को जानना, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसको दर्शन से संबंधित, ये जो दर्शन है, बार बार दर्शन शब्द आ रहा है, दर्शन से संबंधित पूरा करना। उसके बाद फिर प्राचीन दर्शन में साहित्य, कला, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषय क्षेत्र आते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद फिर दर्शन दर्शन के इस अध्ययन क्षेत्र में हमने अभी तक जो भी प्राप्त किया है, तो जो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो छूटे, ये पूरा ब्रह्मांड, या जो हम भगवान के बारे में सोचते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचते हैं कि भगवान कैसे होंगे, शिव जी कैसे होंगे, मतलब ये है कि सबसे पहले हम प्रकृति से संबंध स्थापित करेंगे, उसके बाद फिर हम भगवान की ओर चिंतन करेंगे। दर्शन दर्शन की विषय वस्तु है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। ये दर्शन का जो क्षेत्र है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, फिर भी विभिन्न दर्शन शास्त्रियों ने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा, तत्व जैसा कि आप समझते हैं कि कोई वस्तु, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से समझेंगे, जानेंगे, उसी को हम तत्व कहते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, उत्सुकता, जिज्ञासा, हमारे अंदर कितना कौतूहल है किसी भी वस्तु के बारे में जानना। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए प्रकट करता है, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। मतलब ये है कि हम नई नई चीजों को, मीमांसा यानी कि किसी भी चीज को, जो भी व्यक्ति है वो नई नई चीजों, कभी वो संतुष्ट न हो, सदैव एक खोज में लगा रहे कि हमें नई चीजों को जानना है और क्या कैसे होता है, वही ये मीमांसा होता है। मीमांसा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अब ये जो इच्छा है, एक दार्शनिक वही कहा जाता है कि जो आपकी इच्छा है वो कभी खत्म ना हो, सदैव नई नई चीजों को हम सीखें और सीखने की इच्छा रखें। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तब ज्ञान के बारे में, जो आपका ज्ञान है उसमें और बढ़ोतरी लाना कि कब, क्यों, कैसे। जो हमें अभी हम ये सोचेंगे कि अभी हमें गोरखपुर जाना है या बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो हम ये सोचेंगे सर्वप्रथम हमें निकल करके सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, कहाँ बस मिलेगा, कहाँ ट्रेन, उसके बारे में जितने भी हम ज्ञान जानेंगे, जितनी भी हम जानकारी एकत्रित करेंगे, वो हमारा ज्ञान होगा। मूल्य मतलब उसके बारे में जब हम जान करके और खुद स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, वो होता है मूल्य। जैसे कि इसको हम डिटेल में जानेंगे। तत्व मीमांसा, देखिए
तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है, मतलब उसमें कोई भी दिखावटी नहीं होता है, सिर्फ जो सत्यता होती है हम आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सत्य है। उसी प्रकार से जो दर्शन है वो सिर्फ सत्य की खोज करता है। और दर्शन मूलतः मनुष्य जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है। ये यही मनुष्य जगत से नहीं, ईश्वर जगत से भी संबंधित है। और इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, कि ईश्वर है क्या, ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के संबंध, स्वरूप आदि का अंतः इत्यादि जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये है कि ईश्वर है क्या, जीव है क्या, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। मतलब हमारे मन में एक निरंतर एक प्रश्न उठते रहते हैं कि ये है क्या, इसके बारे में निरंतर खोज ही क्या है, दर्शन है, तत्व मीमांसा है। उसके बाद है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है। जो भी आपके अंदर ज्ञान प्राप्त है उसको वास्तविक रूप से दर्शाना ही क्या है, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी निम्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो आपके अंदर ज्ञान है उसके अंदर अगर आपको थोड़ा भी कमी लगती है, या फिर नहीं इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो जो ज्ञान संबंधी आपकी कुछ समस्याएं हैं आपके अंदर, उसको हल किया जाता है। ठीक। उसके बाद है ज्ञान है क्या। तब ज्ञान है क्या, ज्ञान हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि जैसे कि आप ये सोचते हैं कि ज्ञान है क्या, तो ज्ञान ये है कि आप जब किसी के सामने जाते हैं कुछ बोलते हैं तो कहते हैं आप चुप रहिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप हमसे बात मत करिए। तो हम ये इसी चीज को जानेंगे कि ज्ञान है क्या। ये निरंतर हमारे अंदर एक खोज लगी होती है कि ज्ञान का कोई अंत भी है या अंत नहीं है। उसके बारे में ये सदैव हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी होती है कि ये ज्ञान का कहीं अंत है या नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है। तब ज्ञान जो जानता है और जो ज्ञान देता है उसके बारे में हम जानेंगे कि उसके अंतर्गत क्या, दोनों में उसका संबंध क्या है। ये जो हमारे अंदर जिज्ञासा है ये कैसे खत्म होगी। ज्ञान की सीमाएं क्या है, जैसे कि हमने बताया कि ज्ञान का कोई अंत भी है या नहीं है, इसकी कोई सीमा है या नहीं है, या ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके बारे में भी हम ये एक खोज करते रहते हैं इसमें, तत्व मीमांसा में। उसके बाद है ज्ञान के स्रोत क्या है, मतलब ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं, ज्ञान हम किस किस रूप में पा सकते हैं। जैसे कि अभी आप शिक्षा जानेंगे, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे कि आप ये शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। उसी प्रकार से ज्ञान को भी हम जानेंगे कि ज्ञान के क्या क्या स्रोत हैं, ज्ञान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ज्ञान का क्या स्वरूप है, इसकी कोई रूपरेखा है क्या, ये भी जानेंगे। उसके बाद ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, क्या योजनाएं हैं, उसका स्वरूप क्या है। फिर ज्ञान ज्ञान विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है इत्यादि। तो ज्ञान और दर्शन का क्या संबंध है ये भी जानेंगे। उसके बाद है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा ज्ञान के चयन के लिए आधार प्रदान करती है। तब ज्ञान एक आधार प्रदान करते हैं कि हम किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मूल्य मीमांसा का संबंध जीवन की सत्यता से होता है। जीवन की सत्यता कि आखिरकार हम है क्या, हम मनुष्य हैं तो किस समाज में रहते हैं, और हमारा कार्य क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है, और समाज में हमारा किस प्रकार से संबंध है, सब कुछ हम ये मूल्य मीमांसा में जानते हैं। उसके बाद जीवन के दर्शन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्य से किया जाता है। जब मानव जन्म लेता है
उसके बाद धीरे धीरे करके जब उसका समाजीकरण होता है तो वो एक दूसरे को देखता है तो उसका एक लक्ष्य बनता है ना कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप बीए पढ़ रहे हैं तो आपका भी कोई लक्ष्य होगा कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। बीएससी पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक लक्ष्य होगा कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। और अगर एमएससी कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि एकल सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उसमें हमको कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। उसके बारे में आप पूर्ण योजनाएं बना करके रखेंगे। और उसके बाद है मूल्य मीमांसा का संबंध मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों से होता है। तब ये है कि मानव जीवन जो भी पूर्व योजनाएं बनाता है उसके मूल्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित होता है। फिर फिर है फिर है मूल्य मीमांसा को 3 भागों में बांटा गया। मूल्य मीमांसा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तर्कशास्त्र, दूसरा है नीति शास्त्र, तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। तर्कशास्त्र में हम तार्किक ढंग से सोचते हैं। तार्किक ढंग से मतलब ये है कि जैसा कि हम ये जानते हैं कि हम अभी किसी भी कोई भी नई जगह है वहां नहीं जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये सोच लेते हैं कि वहां पे इस तरह का ऐसा होगा और ऐसा क्षेत्र होगा, इस तरह के लोग होंगे। अभी आप नेपाल ही ले लीजिए, हम हमारे दिमाग में आ जाता है कि वहां के लोग छोटे होते हैं और वहां की जनसंख्या कम है। तो हमारे अंदर जो तार्किक शक्ति है, जो हम बिना गए, बिना कुछ समझे, बिना जाने अपने अंदर जो पूर्व योजनाएं बना लेते हैं वो है तर्कशास्त्र। जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि के द्वारा तर्क की वैज्ञानिक विधि का बोध कराता है। अभी आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन विधि ये है कि जो हम रटने पर बल देते हैं, और निगमन विधि होता है कि जो हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, आगमन विधि में सिर्फ हम रटते हैं और निगमन विधि में समझते हैं कि ये है क्या। तो तर्क शास्त्र में हम दोनों पे बल देते हैं, किसी एक विधि पर हम बल नहीं देते हैं। तर्कपूर्ण चिंतन चिंतन कल्पना, अनुमान और उसके लक्षण है। मतलब ये है कि हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ सोचते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इसके बारे में सिर्फ हम पूर्व अनुभव करते हैं। लेकिन अभी ऐसे सोच लीजिए कि हमें जिस भी क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस विषय के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, उस विषय के बारे में हम गूगल सबसे पहले करते हैं, गूगल बाबा से पूछे, गूगल बाबा से पूछे। तो क्या है, हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं आजकल गूगल बाबा ही हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हर जगह तो हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जिज्ञासा है वो किससे शांत हो पा रही है? सोशल मीडिया से। उसके बाद है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं और विचार करके विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मतलब ये है कि जब हम एक समाज में निकलते हैं तो सर्वप्रथम हमारी डिग्री नहीं देखी जाती है, हमारा व्यवहार देखा जाता है कि हमारा संप्रेषण कैसा है, एक दूसरे से बोलने का तरीका कैसा है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारा बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, हमारे शब्द को देखा जाता है, हमारे शब्द भंडार को देखा जाता है। डिग्री मायने नहीं रखती है, हमारा व्यवहार मायने रखता है, हमारा आचरण मायने रखता है उसमें, न कि हमारी डिग्री मायने रखती है। उसके बाद है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य शास्त्र में अब ये मत समझ लीजिएगा कि सुंदरता से है, ठीक है सुंदरता से है, लेकिन उसमें सुंदरता सिर्फ हम ये शारीरिक रूप से सुंदरता नहीं, आंतरिक रूप से भी सुंदरता। सुंदरता कला और रसात्मक अनुभव के स्वभाव के अध्ययन तथा कलात्मक कृतियां का सौंदर्य तात्विक और मार्मिक विवेचन होता है। मतलब ये है कि सुंदरता कला और रसात्मक अनुभव मतलब ये है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, कलात्मक ढंग से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो हमारे
हमारी शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षा सदैव सत्यम शिवम सुंदरम की नीति को अपनाता है और इसी के अनुसार चलता है। इसी के साथ मैं अ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय